During the process of learning, learner has to acquire a lot of information which he has to retain for the future use. For this, processing of information in an organized way will help the learner to learn better. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल यानी सूचना प्रक्रम के प्रतिमान कई सारे हैं जो लर्नर को इंफॉर्मेशन को संगठित करने में मदद करते हैं। आज हम जो मॉडल पढ़ने वाले हैं वो है ऑसिबल्स एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, जिसको अग्रिम आयोजक मॉडल या अग्रत संगठक प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। ऑसिबल, जिनका पूरा नाम डेविड पी ऑसिबल है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनको जीन पियाजे और ब्रूनर का समकालिक माना जाता है। इनका वर्क पियाजे और ब्रूनर के वर्क के साथ काफ़ी मिलता है, हालांकि दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ऑसिबल और ब्रूनर दोनों ही मानते थे कि नॉलेज को हायरार्किकल नेचर में समझा जाना चाहिए, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह। जो लर्नर को पहले से मालूम है उसके ऊपर कुछ नया इंफॉर्मेशन ऐड करके हम उसकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, यानी नई जानकारी को लेने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो लर्नर के पास ऑलरेडी मौजूद है उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि ब्रूनर डिस्कवरी प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखते थे, जबकि ऑसिबल वर्बल लर्निंग मेथड्स के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। और ये जो मॉडल है ऑसिबल एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये इस थ्योरी पर बेस्ड है कि अगर लर्नर को शुरू में ही यानी एडवांस में ही कुछ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन दे दी जाए, जानकारी दे दी जाए कि आगे वो क्या जानकारी प्राप्त करने वाला है, तो इससे लर्निंग को बेटर बनाया जा सकता है। ये मॉडल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है और इसमें लर्नर को डायरेक्टली यानी शुरू में ही जो भी प्रिंसिपल या जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक बर्ड आई व्यू यानी एक ब्रॉडर पिक्चर प्रोवाइड किया जाता है। इससे लर्नर कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को या आइडियाज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है। ये मॉडल बेस्ड है डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर, यानी पहले एक बड़ा बिगर पिक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए और फिर उसके बाद उसको और एग्जाम्पल्स के साथ और बेटर कोरिलेशन के साथ उसको फाइनर डिटेल्स में लर्नर को समझाया जाए। तो ये जो मॉडल है इसको डायरेक्ट मॉडल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है, डिडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है और इस मॉडल को काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है साइंस टीचिंग के लिए और लैंग्वेज टीचिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला मॉडल माना जाता है। ये मॉडल करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और लर्नर को तैयार करने में हेल्प करता है कि वो नई जानकारी के लिए उत्सुक हो जाए। इस मॉडल में कुछ की कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं या कुछ नई टर्म्स यूज की गई हैं, जैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, सबसम्पशन है, मीनिंगफुल मेमोरी है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं। आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे ताकि हम आगे चल के जब मॉडल के बारे में पढ़ें तो हम मॉडल को बेहतर तरीके से समझ पाएं। ऑसिबल ने यह मॉडल 1963 में प्रपोज किया। ऑसिबल का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ऑसिबल का टाइम पीरियड 1919 से 2018 का है। 2018 में इनका डेथ हो गया, लेकिन ये मॉडल बहुत ही यूजफुल है फॉर मेकिंग द लर्नर अंडरस्टैंड। अब इसमें एक टर्म यूज होता है विच इज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट है ऑसिबल के मॉडल का। अकॉर्डिंग टू ऑसिबल, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द नॉलेज, यानी लर्नर के पास जो पहले से जितनी भी जानकारी है, वो चाहे फैक्ट्स के बारे में है या कॉन्सेप्ट्स के बारे में है या प्रिंसिपल्स के बारे में है या इन तीनों के आपसी रिलेशनशिप के बारे में है, दैट विल बी फॉर्मिंग द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ही बेस बनती है जिसके ऊपर नई जानकारी प्रोवाइड की जा सकती है। यानी लर्निंग का जो बेसिक्स है दैट इज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो लर्नर को पहले से मालूम है। अकॉर्डिंग टू ऑसिबल, लर्निंग को डिफाइन किया जा सकता है एज लर्निंग इज टू ब्रिंग something new into our cognitive structure and attaching it to our existing knowledge। यानी लर्निंग का मतलब क्या है? जब हम कोई नई जानकारी को जोड़ते हैं अपनी
पुरानी जानकारी में, जिससे हमारे पास जो पहले से जानकारियाँ प्रेजेंट है हमारे पास, यानी जो हमारा पहले से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और लर्निंग, ये ऑसिबल के मॉडल का फोकस पॉइंट है। यानी नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए, ताकि लर्निंग बेहतर तरीके से हो सके, लर्नर उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से रिटेन कर सके और समय आने पर उसको रिट्रीव कर सके, उसके लिए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये मॉडल बहुत यूजफुल है। ये जो मॉडल है ये ऑसिबल की सबसम्पशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हमने एक्विजिशन को इम्प्रूव करना है, यानी जानकारी जिस तरह से लर्नर ग्रहण करता है उसको इम्प्रूव करना है, या रिटेंशन को इम्प्रूव करना है, यानी लर्नर किस तरह से जानकारी को संग्रहित करके रखता है, रिटेन करके रखता है, तो उसके लिए कंटेंट का पर्पसफुल होना और इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो कंटेंट जो पर्पसफुल है, लर्नर के काम का है, लर्नर को इंटरेस्टिंग लगता है, उसको लर्नर आसानी से ग्रहण कर सकता है और आसानी से याद भी रख सकता है। A learner will absorb new information by tying it to the existing concepts and idea that they have already acquired। यानी जो पहले से लर्नर के पास कॉन्सेप्ट्स हैं या आइडियाज हैं, अगर इन कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ नई जानकारी संबंध बिठा सकती है, तो लर्नर ऐसी नई जानकारी को ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। According to Ausubel, the most important single factor influencing learning is what the learner already knows। यानी लर्निंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि लर्नर पहले से क्या जानता है। Ascertain this and teach him accordingly। तो ये गाइडेंस है टीचर्स के लिए कि पहले ये जान ले कि लर्नर पहले से कितना जानता है। उसको जानने के बाद ही आप आगे टीच करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑसिबल जो पहले से मालूम है उसमें कुछ नया जोड़ के लर्नर को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। ऑसिबल ने दो तरह की सबसम्पशन एक्सप्लेन करी है। वन इज कोरिलेटिव सबसम्पशन, जिसमें हम नया मटेरियल जोड़ते हैं एज एन एक्सटेंशन और इलेबोरेटिंग टू व्हाट इज नोन टू द लर्नर ऑलरेडी। यानी लर्नर को जो पहले से जानकारी मालूम है उसमें अगर हम कुछ नई जानकारी जोड़ देते हैं, that will be called as correlative subsumption। और दूसरा है डेरिवेटिव सबसम्पशन, जिसमें जो नया मटेरियल है या जो नया रिलेशनशिप है वो उन चीज़ों से डिराइव किया जाता है जो लर्नर के पास पहले से है। यानी उसके पास कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पहले से है, उससे अगर कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव सबसम्पशन। और अगर जो नई जानकारी है उसको पुरानी जो जानकारी है उसके साथ तालमेल बिठाया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज कोरिलेटिव सबसम्पशन। अब जब डेरिवेटिव सबसम्पशन की हम बात करते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन को हायरार्किकल वे में मूव करना चाहिए, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह, और जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ साथ नई जानकारी को इंटीग्रेट करते हुए, मिलाते हुए लर्नर को ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से जो सबसम्पशन थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि लर्नर की लर्निंग को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। इसके प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग में भी बहुत इसका इम्पैक्ट आता है, और इसको सुपर ऑर्डिनेट सबसम्पशन के साथ या कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग के साथ भी जोड़ा जाता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल मेमोरी। मीनिंगफुल मेमोरी का क्या मतलब है? मीनिंगफुल मेमोरी को हम समझ सकते हैं रोट मेमोरी के कंपैरिजन में। इन रोट मेमोरी learner is just revising and repeating the information which he has learned। जबकि मीनिंगफुल मेमोरी में ऐसी मेमोरी की बात की जाती है जो कि लर्नर को इस तरह से प्रेजेंट की गई है जिससे वो उसको पुरानी लर्निंग के साथ इंटीग्रेट कर सकता है और पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ ज़्यादा बेहतर संबंध बना सकता है, लिंक बना सकता है। ऐसी जो मेमोरी है या ऐसी जो लर्निंग है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है।
ऑसिबल ये मानते थे कि मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल जो है ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि आपने इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये ज़्यादातर इस पे डिपेंड करता है कि लर्नर नई जानकारी के लिए कितना तैयार है और जो मटेरियल उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। यानी जो मीनिंगफुल मेमोरी है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट लर्निंग विच इज एक्वायर्ड थ्रू एक्टिव प्रोसेस। यानी लर्नर खुद एक्टिव है, अपनी जानकारी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद सीखता है बाय मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स या बाय ऑब्जर्विंग द प्रोसेस और बाय डूइंग समथिंग और बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये सारे एक्टिव और इंटरेक्टिव लर्निंग के प्रोसेस से रिलेटेड हैं। तो मीनिंगफुल मेमोरी कब बनेगी, जब लर्नर एक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव, यानी ऐसी लर्निंग है जिसके बारे में लर्नर बात कर सकता है, लर्नर व्हाट और व्हाई जैसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप करता है। दैट लर्निंग विल बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव। ऐसी लर्निंग होगी तो देन इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मीनिंगफुल मेमोरी। एंड इट शुड इम्प्लाई अंडरस्टैंडिंग, यानी रोट लर्निंग में इट इज जस्ट लर्निंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेयर एज मीनिंगफुल लर्निंग इट इम्प्लाइज अंडरस्टैंडिंग। तो इससे के द्वारा लर्नर जो रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज हैं उनको भी समझ सकता है। लिंक्स ओल्ड नॉलेज विद द न्यू, और ये ऐसा नॉलेज है जो कि पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ता है। तो ऐसा नॉलेज जो कि पर्पसफुल है, गोल डायरेक्टेड है, रेगुलेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, मोटिवेट करता है लर्नर को, दैट टाइप ऑफ लर्निंग विल बी कॉल्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू मीनिंगफुल लर्निंग। तो कौन सी लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग क्रिएट करती है, उसके लिए क्या ज़रूरतें हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट लर्निंग के लिए 3 प्री रिक्विजिट्स डिफाइन किए गए हैं। वन इज मटेरियल मस्ट हैव ए लॉजिकल मीनिंग, यानी मटेरियल ऐसा हो जो तर्क संगत हो, ऐसा नहीं हो जो बिल्कुल अब्रप्ट है या आर्बिट्ररी है, बिल्कुल अलग से बिल्कुल कोई चीज़ आपने सिखा दिया बच्चे को जिसको लर्नर अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ नहीं पा रहा, या लर्नर को कंफ्यूज करती है इंफॉर्मेशन, या ऑर्गेनाइज नहीं है, या बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई है। So that will not be causing the meaningful learning. तो लॉजिकल होना चाहिए लर्निंग को, और इसके साथ साथ लर्नर मस्ट बी प्रोएक्टिव, यानी लर्नर खुद अपने लिए कोशिश करे, ऐसी टेंडेंसीज डेवलप करे जिससे वो अपनी पुरानी जानकारी के साथ नए जानकारी को जोड़ सके। It should be based on cognitive structures for assimilation of new knowledge and ideas. यानी लर्नर की जो एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उसकी जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, उसको लर्नर असिमिलेट करे, यानी आत्मसात करे, किसके साथ, नई नॉलेज और नए आइडियाज के साथ। दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सिग्निफिकेंट लर्निंग। सिग्निफिकेंट लर्निंग कब होगा, जब पुरानी जानकारी को नए नॉलेज और नए आइडियाज के साथ एसिमिलेट किया जा सके, उसके साथ उसको जोड़ा जा सके। तो ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इस मॉडल का। और अकॉर्डिंग टू दिस वी शुड टीच अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, अकॉर्डिंग टू द रिसेप्शन स्पीड ऑफ द लर्नर, कि लर्नर किस तरह से सीख रहा है, कितना सीख पा रहा है, उसके साथ जोड़ के हम इसको पढ़ा सकते हैं। सिर्फ डिस्कवरी लर्निंग या सिर्फ रोट लर्निंग, इसको ये मॉडल दरकिनार करता है। ये मॉडल ये नहीं कहता कि डिस्कवरी लर्निंग यूजफुल नहीं है, ये मॉडल डिस्कवरी लर्निंग को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना ब्रूनर का मॉडल देता है। ये मॉडल डिफाइन करता है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर को। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स है क्या। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर एक्टिवेट कॉन्सेप्चुअल पैटर्न्स टू एब्जॉर्ब न्यू नॉलेज, यानी जो पहले से जो कॉन्सेप्चुअल पैटर्न लर्नर में हैं
उसको एक्टिवेट करना ताकि वो नई जानकारी को भी ग्रहण कर सके, उसमें हेल्प करते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। स्टोन ने इनको डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू स्टोन, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स आर शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू टॉपिक्स दैट फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ अपकमिंग स्टडी सेशन। यानी आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कोई छोटी इंट्रोडक्शन हो गई या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिससे लर्नर को आगे आने वाली जानकारी को रिटेन करने में, समझने में सहूलियत मिले, दैट विल बी कॉल्ड एज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स आर इंट्रोडक्टरी एंड कंस्ट्रक्चुअल मटेरियल। यानी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर इंट्रोडक्टरी भी हो सकता है, नई जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका भी हो सकता है, और कंस्ट्रक्चुअल मटेरियल पढ़ाने का यानी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने का तरीका भी हो सकता है, जिसमें इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बिफोर द लेसन, क्लास और रीडिंग मटेरियल, जिसको किसी भी समय पे प्रेजेंट किया जा सकता है, लेसन पढ़ाने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले या नया रीडिंग मटेरियल पढ़ने से पहले एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स को यूज किया जाता है। इनको एक टूल भी समझा जा सकता है, एक डिवाइस समझा जाता है, एक मेंटल लर्निंग एड समझा जाता है, जिससे वी कैन इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज टू द न्यू नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग हिम द बर्ड आई व्यू ऑफ द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर मतलब जो आगे आने वाली जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू दे दिया जाए, यानी बर्ड्स ओवर आई व्यू दे दिया जाए, ताकि लर्नर पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर सके। तो ये मॉडल शिक्षकों को बड़ी ज़्यादा मात्रा में जब जानकारी देनी होती है तो उस जानकारी को जितना संभव हो सके, जितनी कुशलता से हो सके उसमें व्यवस्थित करने में मदद करती है, क्योंकि शिक्षक जो है वो सारी सामग्री को जोड़ता है, उसका आयोजन करता है, ये डिसाइड करता है कि उसने इसको किस तरह से पढ़ाना है, कहाँ उसने लेक्चर देना है, कहाँ रीडिंग करना है। तो इन सब चीज़ों को वो किस तरह से इंटीग्रेट करे, इसमें लर्नर टीचर को ये मदद करता है। इससे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एफिशिएंसी आती है और लर्नर को सही सटीकता से यानी प्रिसाइज थिंकिंग में हेल्प मिलती है, क्योंकि लर्नर जो भी जानकारी उसको मिलती है उसको वो अपनी महारत के अनुसार वो उसको ऑर्गेनाइज करके बेहतर लर्निंग कर पाता है। कई तरह के ऑर्गेनाइजर्स बताए गए हैं, जैसे 2 कैटेगरीज मेन है, सभी ऑर्गेनाइजर को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, चाहे वो वर्बल फ्रेजेस हैं या ग्राफिक्स हों। ये 2 कैटेगरीज हैं, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर और एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर यानी ये स्कीमा को बेहतर तरीके से एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर क्या है? विच एक्टिवेट एग्जिस्टिंग रेलेवेंट स्कीमा और कंसेप्चुअल पैटर्न, यानी लर्नर के पास जो स्कीमा पहले से मौजूद है या जो कंसेप्चुअल पैटर्न पहले से है, ये उसको एक्टिवेट करके नई जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती है। स्कीमा का क्या मतलब है? स्कीमा का मतलब है वो डाटा, जो बहुत सारा डाटा हमारे पास होता है, उसको हम किस तरह से डाटा बेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे विचार हैं चाहे व्यवहार हैं, उनको हमने किस तरह से आपसी संबंध में जोड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द स्कीमा। तो ये एक्टिवेट करता है पुराने स्कीमा को ताकि उसमें नई नॉलेज को जोड़ा जा सके, जबकि एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर ये प्रोवाइड करते हैं नए कॉन्सेप्ट को, नए प्रिंसिपल्स को, ताकि लर्नर को डायरेक्टली बता दिया जाए कि भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये प्रिंसिपल पढ़ना है, जिससे लर्नर ज़्यादा एफिशिएंटली जानकारी ले सके। तो इसमें ज़रूरी है कि लर्नर को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाए ताकि लर्निंग आसान हो, और लर्निंग को जितना सिंप्लीफाइड रखा जा सके उतना आसान रखा जाए। कई तरह के एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर हैं जिनके बारे में हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे, जैसे कंसेप्चुअल मैप्स है, फिगर्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं। तो कई तरह के कंसेप्चुअल मैप्स और एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो मेन टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं।